नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। दिन के 12 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सेंट्रल दिल्ली से कई बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली से 13 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। हैदराबाद में एसआईटी के हत्थे चढ़ा सुरेश चंद्राकर। आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना के चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। नए जम्मू रेलवे डिवीजन समेत कई रेल प्रोजेक्ट की भी करेंगे शुरुआत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव। लिबरल पार्टी के नेता ट्रूडो के कई फैसलों से नाखुश। बुधवार को होने वाली कॉकस बैठक से पहले पद छोड़ सकते हैं ट्रूडो। और शीतलहर के बीच राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। और सीधा रुख करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पंचायत से पार्लियामेंट पर अपना संबोधन दे रहे हैं। चाहे आजादी की लड़ाई हो और उस आजादी की लड़ाई की पहली शुरुआत भी 1857 में हमारी रानी झांसी जी ने की और उसके बाद इस आजादी के आंदोलन के अंदर संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पीछे भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस देश की महिलाओं ने इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज मुझे खुशी है कि जनजाति क्षेत्र से हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत राज के अंदर आपके नेतृत्व से उन जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ाना, उस सब में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए पंचायत से लेकर संसद तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक विशिष्ट है। दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा लोकतंत्र देश है जहां पर पंचायत में भी लोकतंत्र है और देश में सबसे बड़ी संस्था के रूप में संसद में भी लोकतंत्र। इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र हमारी विरासत है, लोकतंत्र हमारी प्राचीन सभ्यता है, लोकतंत्र हमारे विचारों में, लोकतंत्र हमारे कार्यप्रणाली में का है। इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। और उस लोकतंत्र की जननी के अंदर भी जब लोकतंत्र की विरासत, यहाँ के इतिहास को देखते हैं तो उस समय भी उस लोकतंत्र में महिलाओं का बड़ा योगदान होता था और उस लोकतांत्रिक परंपराओं को श्रेष्ठता आगे बढ़ाने में भी उस समय भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप तो विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र से आ रहे हैं और जनजाति क्षेत्र के अंदर 150 वर्ष पूर्व इस देश के अंदर ऐसा व्यक्तित्व रहा जिसने जनजाति क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, आजादी के लिए संघर्ष किया। और उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल और जमीन के लिए संघर्ष किया, जनजाति क्षेत्र के आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया। और इसीलिए बिरसा मुंडा का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। और इस संविधान सदन में जितने आप महापुरुष देख रहे हैं, उन महापुरुषों का आजादी के समय भी योगदान रहा
और आज़ादी के बाद देश के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसीलिए आज़ादी और आज़ादी के बाद विशेष रूप से महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब आज़ादी के 75 वर्ष के इस अमृत महोत्सव में चल रहे हैं तो विशेष रूप से इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र को बढ़ाने में, इस देश के सामाजिक आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए भारत के अंदर सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, विशेष रूप से पंचायत राज, नगरीय क्षेत्रों के अंदर 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का नया नेतृत्व विकास हुआ है। कई राज्यों के अंदर तो आप देख रहे थे संविधान सदन से ये सीधा प्रसारण, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पंचायत से लेकर पार्लियामेंट 2.2 के उद्घाटन समारोह पर संबोधित कर रहे थे, जहां जनजातीय समुदाय की महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने का उद्देश्य पंचायत से लेकर पार्लियामेंट 2.0 का कार्यक्रम है। जहां ओम बिरला ने कहा कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारत का लोकतंत्र इस समय सशक्त है और इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और इसमें महिलाओं ने विकास में जो योगदान दिया है वो अभूतपूर्व है। आइए अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। 742.1 किलोमीटर लंबे नए जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। वहीं तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। इसी के साथ तेलंगाना के मेडचल मलकजगिरी जिले में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे प्रवेश और नए कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। अच्छी यात्री सुविधाओं वाला यह पर्यावरण अनुकूल टर्मिनल सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा जैसे शहर में मौजूदा कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़ को कम करेगा। प्रधानमंत्री पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। इससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से 13 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेजे जाने की सूचना है। दिल्ली पुलिस ने आज सेंट्रल दिल्ली इलाके से कुछ अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में 50 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनके पास फर्जी आधार कार्ड और वोटर ID भी बरामद किए गए हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार था। आरोपी को कल देर रात SIT ने हैदराबाद से हिरासत में लिया। बस्तर पुलिस सुरेश चंद्राकर से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने बीजापुर में एक सड़क निर्माण में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस सड़क के निर्माण का ठेका सुरेश चंद्राकर ने लिया था। मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण और उसके टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस बीच 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश चंद्राकर और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके ने दिया। पत्रकार की डेड बॉडी पुलिस को 3 दिन बाद सेप्टिक टैंक में मिली थी। सुरेश चंद्राकर ही वो ठेकेदार है जिसकी प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला था। पटना की पुलिस ने आज तड़के जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया है और अपने साथ एम्बुलेंस में अस्पताल ले गई। मेडिकल जांच के बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना देकर कोर्ट के फैसले का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। आज तड़के पुलिस ने गांधी मैदान में उस स्थान को भी खाली करा लिया है जहां प्रशांत किशोर प्रदर्शनकारियों के साथ अनशन पर बैठे थे। इस दौरान पटना पुलिस और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच झड़प हुई।
2 जनवरी से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने समेत 5 मांगों को लेकर प्रशांत किशोर धरना दे रहे थे। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को डॉक्टर ने चेताया था कि कुछ नहीं खाया तो बिगड़ सकती है स्थिति। पिछले वर्ष 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैल गई थी। इसके बाद सैकड़ों उम्मीदवारों ने विरोध दर्ज कराने के लिए परीक्षा का बहिष्कार भी किया था। इसके बाद बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर में फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। इसे लेकर शनिवार को पटना के कई केंद्रों पर पुनः परीक्षा भी आयोजित की गई। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो 7 तारीख को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी संभल से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। आज सुनो, खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के दौरान सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाला आरोपी सलीम गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा के बाद वह दिल्ली के सीलमपुर इलाके में छुपा था। दरअसल आरोपी के दिल्ली के सीलमपुर इलाके में छुपे होने की जानकारी मिली थी। हिंसा के दौरान एसपी के बिश्नोई के साथ ही सीओ अनुज चौधरी भी गोली लगने से घायल हुए थे। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, 5 कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। संभल हिंसा मामले में अब तक 52 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तमिलनाडु में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर नाराज राज्यपाल RN रवि ने वार्षिक अभिभाषण का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए। मामले में तमिलनाडु के राजभवन ने ट्वीट कर बताया कि आज तमिलनाडु विधानसभा में एक बार फिर भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत और अंत में सभी राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में आज राज्यपाल के सदन में आने पर केवल तमिल थाई वाजुतु गाया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने सम्मानपूर्वक सदन को उसके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई और सीएम MK स्टालिन, जो सदन के नेता और अध्यक्ष हैं, उनसे राष्ट्रगान गाने की अपील की। हालांकि उन्होंने इस अनुरोध को ठुकराते हुए मना कर दिया। इस पर राजभवन ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। राजभवन की ओर से एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया है कि संविधान और राष्ट्रगान के अपमान में भागीदार न बनते हुए राज्यपाल गहरी पीड़ा में सदन से चले गए। पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने आज सुबह से हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे लोगों को यात्रा करने में दिक्कत होने लगी है। हालांकि पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के प्रबंधकों द्वारा स्थायी कर्मचारियों के माध्यम से बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बसों की संख्या कम है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के चलते सुबह के समय श्रद्धालुओं को दूर दराज के गुरु घरों में जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी तक पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस का चक्का जाम रहेगा। 7 जनवरी को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें 1 जुलाई 2024 को पंजाब सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी, पनबस मुलाजिमों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे मुख्य मांगे थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, ठेकेदारी सिस्टम खत्म करें, विभाग में नई बसें और किलोमीटर स्कीम की बसें बंद करें, ट्रांसपोर्ट माफिया पर रोक लगाएं, नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को शर्तों के साथ बहाल करें और साथ में विभाग को सही ढंग से चलाने की मांग और वेतन बढ़ाने की मांग की गई थी। लेकिन मांगे ना पूरी होने के कारण कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं।
ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਭਰਤੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅੱਗੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ 3 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ 10,000 ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਦਾਸ ਸਟੇਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 दिन भी बंद कर लो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। वहीं यात्रा कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें बसों की हड़ताल के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसां चल नहीं रही है, 3 दिन की हड़ताल तो अभी बहुत परेशान हो रहे हैं। आधार कार्ड वाली बस चढ़ा नहीं रहे, हम पैसे ला के जाना पैंदा। कोई बस तंग हो रहे हैं, घंटा हो गया वेट करते, है ही नहीं, कोई बस ही नहीं आ रही है। 3 दिन मैं सुने 3 दिन की हड़ताल है, ये तो बड़ा औखा ही है जी लोगों ਲਈ। की औखी है ही है, बंदा ट्रैवल करना है, रोज़ का ट्रैवल है साडा, नौकरी करनी है, की करिए जी, दिहाड़ीदार है, गरीब बंदे। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के मामले में उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां इसे नष्ट करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पीथमपुर के लोगों की सहमति के बिना ये फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था। लोगों का कहना है कि इस कचरे को किसी दूसरी जगह पर जलाया जाना चाहिए। पीथमपुर में रहने वालों को इस कचरे से रेडिएशन का खतरा हो सकता है। 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने में खतरनाक गैस मिथाइल आइसोनेट लीक होने से 8,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि हजारों लोग प्रभावित होकर अपंगता और अंधेपन के शिकार हुए थे। याचिका में कहा गया है कि किसी हादसे की स्थिति में पीथमपुर में उचित मेडिकल सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यूनियन कार्बाइड से जुड़े जहरीले कचरे के निपटान को लेकर कई लोग आत्मदाह तक की कोशिशें कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर जिला प्रशासन तक सबने इलाके के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और विश्वास दिलाया है कि लोगों की जानकारी के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पीथमपुर यूनियन कार्बाइड का पूरा मामला। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि साल 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से निकली थी ये जानलेवा गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को अब नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पीथमपुर में इस कचरे को नष्ट किया जाना है। पीथमपुर के लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कहा है कि पीथमपुर में ये कचरा ना जलाया जाए क्योंकि इस कचरे को जलाने से रेडिएशन का खतरा उन तक पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है। इस याचिका की आज सुनवाई है जिसका विरोध किया जा रहा है। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली पुलिस की प्रेस वार्ता की तरफ। इसको हमने डिपोर्टेशन के लिए भेजा है। हमने एक 2 pronged स्ट्रेटजी एक यूज किया है इसमें। एक हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनुअल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो यूज ऑफ डेटाबेसेस के थ्रू है। जो डेटाबेस अवेलेबल होता है कि कौन से फॉरेनर्स इंडिया में एंटर किए हैं, वो कहाँ कहाँ पर रहे हैं, उन्होंने अपना मूवमेंट कहाँ कहाँ किया है, तो अलग अलग पॉइंट्स से डेटाबेस अवेलेबल होता है। और अगर वो ओवरस्टे कर रहे हैं या उनका वीज़ा वैलिडिटी नहीं है, उसके बाद भी वो इंडिया से एग्जिट नहीं किए हैं, तो ये डेटा भी अवेलेबल होता है। तो इसको यूज़ करके हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है ताकि हम इस डेटा को यूज़ करके हमारे एफर्ट्स को टारगेट कर सकें। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज़ हैं या जो स्पेसिफिक हॉटस्पॉट कोई ऐसा डेवलप हो रहा हो तो हम उस पर टारगेट कर सकें। तो इसी 2 स्ट्रैटेजी हमने 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाते हुए ये बांग्लादेशी नेशनल्स का डिपोर्टेशन करवाया है। मैं अभी जो पकड़े गए केसेस हैं उसका कुछ विवरण दे देता हूं, तो उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनके क्या मॉडस ऑपरेंडी हैं और क्या उनके तरीके थे।
जो एक कैटेगरी ऑफ फॉरेन नेशनल्स हैं जो इंडिया में एंट्री ही इलीगल तरीके से कर रहे हैं, जो विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं इलीगल तरीके से। जो खास करके अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जिन राज्यों का बांग्लादेश से सीमा लगता है और अभी तक प्राइमा फेसी ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के थ्रू इलीगली इंडिया में एंटर करके फिर आते हैं। जामा मस्जिद थाने के एरिया में इसी तरह एक मोहम्मद ईमान हुसैन नाम के बांग्लादेशी सिटीजन को हमने आइडेंटिफाई किया। वो 41 ईयर्स का है। वो इंडिया में इलीगली एंटर किया था एक एजेंट के थ्रू, और पूछताछ में बताया कि 13,000 रुपये एक एजेंट को दिया था बांग्लादेश ने, और फिर वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके और फिर ट्रेन पकड़कर दिल्ली आना हुआ। और पूछताछ में सामने आया कि वो काम के लिए ढूंढ रहा था यहाँ पे, और उस सिलसिले में जो जामा मस्जिद एरिया में जहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रैन बसेरा वगैरह में भी रहते हैं, और उस तरह से जब वहाँ पे रह रहा था तो हमें ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ड्राइव हमें ये पता चला, और फिर हमने वेरीफाई किया, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश किया, बांग्लादेश का एग्जैक्ट एड्रेस एस्टैब्लिश किया, और फिर हमने एफआरआरओ को प्रोड्यूस किया जिन्होंने उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया डिपोर्टेशन के लिए। दूसरा केस है एक मोहम्मद शर्मीन परवेज, 43 ईयर ओल्ड, जो बांग्लादेश का ही रेसिडेंट है। इसने इंडिया में एंट्री वैलिड तरीके से किया था वीज़ा लेकर, बट वो वीज़ा अक्टूबर महीने में ही एक्सपायर हो चुका, और वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी इंडिया में ओवरस्टे कर रहा था। तो इस इंडिविजुअल को जब हमने डिटेन किया तो पता चला कि उसका बेसिक इंटेंट यहाँ पे कुछ जॉब करना, एम्प्लॉयमेंट करना, कुछ इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट करके फिर यहाँ से कोई थर्ड कंट्री मोस्टली जो टारगेट करते हैं कि यूरोपियन कंट्री कहीं पर जाना, तो ये है, और इसके लिए वो एजेंट्स के संपर्क में आते हैं। उसके बाद हमने 7 और लोगों को नबी करीम थाने के एरिया में, एक आरा कशां रोड है जहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस से हमने इन 7 लोगों को डिटेन किया है। ये लोग इस गेस्ट हाउस में रह रहे थे और इनके पास भी वैलिड वीज़ा नहीं था। इन सब के आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करके एफआरआरओ में प्रोड्यूस किया गया है, और एफआरआरओ ने इनको डिटेंशन सेंटर में भेजा है। दे वर ऑल्सो इन टच विद एन एजेंट टू क्रिएट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, इंडियन डॉक्यूमेंट्स, और इसीलिए वो अपना वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी यहीं पर रुके हुए थे, उनका वापस जाने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो अभी इस पे हम फर्दर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और तो आप सुन रहे थे दिल्ली पुलिस की ये प्रेस वार्ता, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस का कड़ा एक्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है। बता रहे थे कि पिछले 5 दिनों में 9 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है और सेंट्रल दिल्ली ने 14 बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजा गया है। इसके साथ साथ बीते कुछ दिनों में 50 से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस इस समय गिरफ्तार कर चुकी है, और ये अवैध बांग्लादेशी जो है उस पर पुलिस का कड़ा शिकंजा इस समय कसता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वे यहाँ 6 साल की उम्र तक रहे थे। इस अवसर पर पटना स्थित तख्त श्री हरमिंदर सिंह जी पटना साहिब गुरुद्वारे में विशेष आयोजन हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो साझा करते हुए पीएम ने लिखा कि मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश उत्सव पर नमन करता हूं। उनके विचार हमें प्रगतिशील, समृद्ध और दयालु समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है।
वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे, लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी गुरु गोविंद सिंह जी ने संघर्ष किया। यही सारे मूल्य नए भारत के निर्माण के मूल में है। खालसा पंथ के सृजनहार, मानवता के पालनहार, भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।